अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर भारतीय फ़ौज की अज़ीतों और तशद्दुद के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ और आप भी पढ़ चुके हैं, मुझे होशंगाबाद के जंगल के ट्रेनिंग सपाट पर मुजाहिद ने जो कमांडो ट्रेनिंग दी थी, उसमें मुझे दुश्मन की कैद में हर तरह का तशद्दुद बर्दाश्त करने की भी ज़बरदस्त और इंतहाई तकलीफ़दार ट्रेनिंग दी गई थी। मुझे बताया गया था कि तशद्दुद के दौरान मैंने किस तरह अपने जिस्म को पत्थर बना लेना है, फिर किस तरह अपने ऊपर नीम बेहोशी और जिस्म पर बेहिसी तारी करनी है। इससे अजियत कम नहीं होती थी, लेकिन एक कमांडो के अंदर उसे बर्दाश्त करने की ताकत दुगनी हो जाती थी। फौजी जीप जिसमें मेरे हाथ पीछे बांध कर बिठाया गया था आगे जा रही थी। दूसरी फौजी जीप हमारे पीछे थी। इन फौजियों की चाल ढाल और बातें करने का अंदाज और जिस तरह इन्होंने 2 सेकंड में मेरे हाथ पीछे करके रस्सी से बांधे थे, इससे मैंने फौरन अंदाज़ा लगा लिया था कि ये भारतीय कमांडो फोर्स के जवान हैं। मेरा ख्याल था कि शायद मुझे ब्रिगेडियर मुखर्जी के पास चेहरा शनासी के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन जीपें उसके बंगले को जाने वाली सड़क के आगे से गुजर गईं। ये लोग मुझे जाट रेजिमेंट के गरीजन में ले गया। मुझे क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया गया। छत के साथ एक बल्ब रोशन था। सलाखों वाले दरवाजे के बाहर चाको चौबंद मिलिट्री पुलिस का मुसल्ला फौजी अटेंशन होकर खड़ा था। मैंने अपनी जैकेट और पतलून की जेबों में हाथ डालकर देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वो तलाशी के बाद निकाल लिया गया था। मैं दीवार के साथ लगे हुए लंबे बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ खोल दिए गए थे। सोचने लगा यहाँ से फरार की क्या सूरत हो सकती है। दुश्मन की कैद से फरार हर फौजी और हर कमांडो का हक होता है। आम जंगी कैदी ऐसे भी होते हैं जो फरार का खतरा मोल लेने की बजाय दुश्मन की कैद में अपने आप को महफूज समझकर कैद की सारी मुद्दत गुजारने को तरजीह देते हैं। लेकिन इसके बरक्स कमांडो ऐसा कभी नहीं सोचता। कमांडो को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कमांडो किसी भी मुल्क की फौज का हो, वो जवान होता है जिसकी तरबियत पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसके पास अपनी रेजिमेंट और पूरे डिवीजन की और जहाँ जहाँ अपनी फ़ौज डिप्लॉय होती है उसके बारे में पूरी मालूमात होती हैं। और इसके अलावा बाज़ ऐसे फ़ौजी राज भी होते हैं जो एक आम फ़ौजी को मालूम नहीं होते। कमांडो अव्वल तो दुश्मन के काबू में नहीं आता। अगर किसी तरह अपनी गलती या बदकिस्मती के बायस दुश्मन के हत्थे चढ़ भी जाए तो वो दुश्मन की कैद में आते ही फरार की तदबीरें सोचने लगता है। आम जंगी कैदी की निस्बत कमांडो की सिक्योरिटी ज़्यादा सख्त होती है और दुश्मन उस पर हर तरह का तशद्दुद करता है ताकि उसे जिस कदर अहम फौजी राज मालूम किए जा सकते हैं किए जाएं। मुझे क्वार्टर गार्ड में बंद करने के बाद 1 घंटे तक कोई ना आया। मेरी कलाई पर जो घड़ी बंधी हुई थी वह उन्होंने अभी तक नहीं उतारी थी। मेरा कमांडो चाकू वो ले गए थे। क्वार्टर गार्ड के बाहर कोई 3 मिनट में एक और मुसल्ला फौजी आकर पहरे की ड्यूटी पर खड़ा हो गया था। यह फौजी थोड़ी थोड़ी देर बाद सलाखों में झांक कर मुझे देख लेता था कि कहीं मैं खुदकुशी की कोशिश तो नहीं कर रहा। क्वार्टर गार्ड में डालने से पहले एक भारतीय कैप्टन है जो यकीनन मेडिकल कोर का डॉक्टर था, मेरा मुंह खुलवा कर मेरे सारे दांतों का भी मुआयना किया था कि कहीं मैंने दांतों में जहरीली ट्यूब तो छुपा कर नहीं रखी हुई है। 2 घंटे बाद मुझे क्वार्टर गार्ड में से निकाल कर मुसल्ला दस्ते की हिफाजत में एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहाँ लोहे के पलंग पर एक गद्दे, एक मोटा कंबल और एक सरहाना पड़ा था। बाकी सारा कमरा खाली था। इसके साथ ही बाथरूम था। इस कमरे के बाहर भी सलाखों वाला दरवाज़ा लगा हुआ था। बाहर 2 फौजी गार्ड खड़े हो गए थे जो मुझ पर नज़र रखे हुए थे। चूँकि मैंने हर अजियत के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, इसलिए पलंग पर कंबल ऊपर लेकर लेट गया। कमरा ठंडा था। मैं जलते बल्ब की रोशनी में दरवाजे की सलाखों और बाहर पहरे पर खड़े भारतीय सिपाहियों को देख रहा था और सोच रहा था कि अगर मुझे मुस्तकिल तौर पर इसी जगह रखा गया और इसी जगह मुझे टॉर्चर करके मुझसे वो राज मालूम करने की कोशिश की गई जो मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा, तो यहाँ से फरार की क्या तदबीर हो सकती है। उस वक्त मेरे जहन में कोई तदबीर नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर लिया और अपने साथी कमांडो औरंगजेब की तरफ ख्याल चला गया। मैंने उसे जख्मी होकर सड़क पर गिरते देखा था। खुदा करे कि वो फरार होने में कामयाब हो गया हो। मुझे इस बात की तसल्ली भी थी और खुशी भी थी कि हमने जिहाद कश्मीर के बुजुर्ग मुजाहिद हाजी सनाउल्लाह डार की बेटी को उसके घर पहुंचा दिया है।
आगे मेरे साथ जो कुछ होना था उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं थी। वो तो हर कमांडो के साथ ही हुआ करता है और इसके लिए कमांडो को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। सारी रात गुजर गई। शिमले के इस फौजी छावनी के जिस कमरे में मुझे बंद किया गया था वो उसकी सलाखों में से दिन की रोशनी अंदर आने लगी थी। रात किसी वक्त घंटे डेढ़ घंटे के लिए मेरी आंख लग गई थी। बाहर गार्ड बदल चुकी थी। कोई दूसरे सिपाही बाहर गार्ड ड्यूटी पर खड़े थे। उनमें से एक गोरखा था। फौजी पहरे में मुझे बाथरूम ले जाया गया। वापस आया तो एक भारतीय फौजी मेरे लिए चाय का मग और डबल रोटी लेकर आ गया। उसने मुझ पर एक गहरालूद नजर डाली और पलंग पर एक तरफ चाय का मग और डबल रोटी रख कर चला गया। आईनी सलाखों वाला दरवाज़ा लॉक कर दिया गया। मैंने डबल रोटी के साथ चाय पी। मैं समझ गया कि ये लोग अपने हुस्न सलूक के साथ मुझे मुतासर करना चाहते हैं। तशद्दुद का ये भी एक तरीका होता है कि कमांडो के साथ अच्छा सलूक किया जाता है, उसे हर तरह का लालच दिया जाता है। ये काम पेशावर चालाक औरतों से भी करवाया जाता है। मैं इस किस्म के तमाम हरबों से वाकिफ था। मुझे कोई फिक्र थी तो सिर्फ इस बात की कि अगर इन्होंने मेरी फाइल खोल लिया या इन्हें मेरा पिछला रिकॉर्ड मालूम हो गया तो इनको मेरे सारे पिछले कमांडो एक्शन की तबाही का इल्म हो जाएगा। इन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि मैंने ही दवर का फौजी मुनेशन डंप उड़ाया था। मैंने ही भोपाल मुंबई लेन पर फौजी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया था और मैंने ही ट्रेनिंग सेंटर के तजर्बाकार काफिर दहशतगर्दों को हलाक किया था जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए जा रहे थे। और मैंने ही अर्जुन सिंह सोढ़ी के भेष में राजस्थान में राजगढ़ वाला भारतीय एडमी सेंटर तबाह किया था। और वह मैं ही था जो अहमदाबाद में राह के चीफ के घर हिंदू जैन जोगी बनकर रह रहा था और उसकी बेटी मीनाकशी पर अपना असर डालकर मैंने भारत की तकरीब कार पाकिस्तान दुश्मन एजेंसी राह के खुफिया राज मालूम किए थे। इनके अलावा मेरे गुज़श्ता कई नामा अमाल में मिलिट्री इंटेलिजेंस को चौंका देने के लिए और भी बहुत कुछ था। मुझे ये परवाह नहीं थी कि भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस को मेरा सारा कच्चा चट्टा मालूम हो जाएगा। फिक्र सिर्फ यह थी कि इन तमाम राजों के फाश हो जाने के बाद इन पर यह हकीकत रोशन हो जाएगी कि मैं एक इंतहाई कीमती और ख़तरनाक कमांडो हूँ जिसकी सरगर्मियाँ सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद नहीं हैं बल्कि सारे भारत में फैली हुई हैं। इसके बाद वह मुझे किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और किसी ऐसे अंधे कुएं में डाल देंगे जहाँ से मेरी कमांडो ट्रेनिंग और तजर्बा भी बाहर ना निकाल सकेगा। 2 मिलिट्री पुलिस के जवान और मुझे फौजी अफसर के पास ले गया। छोटे से कमरे में यह फौजी अफसर अपने काम में मसरूफ़ था। उसके पीछे दीवार पर भारत के वज़ीर आज़म शास्त्री की फ़ोटो लगी थी। जम्मू कश्मीर के नक्शे का एक चार्ट लगा था। कमरे के आतिशदान में धीमी धीमी आग रोशन थी। कमरा खूब गर्म था। कैद खाने के ठंडे कमरे से यहाँ आकर मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। मेरे हाथ खुले थे। मुसल्लह फौजी जवानों ने कमरे में आकर सैल्यूट किया और अटेंशन खड़े हो गए। फौजी अफसर के कंधे पर एक क्राउन लगा था जिससे जाहिर हो रहा था कि वो मेजर रैंक का अफसर है। उसने आंखें उठाकर मुझे देखा, फिर फौजियों को बाहर जाने का इशारा किया। जब वो चले गए तो ये भारतीय मेजर मुझे गहरी नज़रों से देखने लगा। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं कुर्सी पर बैठ गया और समझ गया कि मुझ पर प्यार मोहब्बत की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। इंडियन मेजर ने दराज में से सिगरेट केस निकाल कर मुझे सिगरेट पेश किया। मैंने कहा, शुक्रिया। क्या तुम सिगरेट नहीं पीते? मैंने कहा, पीता हूँ मगर इस वक्त जी नहीं चाहता। भारतीय मेजर के आगे एक फाइल खुली पड़ी थी। वह उसे देखने लगा। इतने में एक जवान चाय की 2 पेनियाँ ट्रे में रख कर दाखिल हुआ। चाय तो तुम ज़रूर पियोगे। मैंने एक प्याली उठा लिया। भारतीय मेजर ने चाय का घूंट लेने के बाद कुर्सी की पूंछ से टेक लगा लिया, सिगरेट का हल्का सा कश लगाया और बोला, सुना है अब पाकिस्तान में भी अच्छी चाय मिलने लगी है। मैं खामोश रहा। भारतीय मेजर कहने लगा, पाकिस्तान के सिगरेट बड़े अच्छे होते हैं। मैं हैदराबाद दक्कन के बने हुए 4 मीनार सिगरेट पीता हूँ। तुम पाकिस्तान से आए थे तो हमारे लिए सिगरेट के 2-4 पैकेट ही लेते आते। मैं सब कुछ समझ रहा था कि यह भारतीय मेजर ऐसी बातें किस लिए कर रहा है। मैंने कहा, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है। मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर के हुर्रियत परस्तों से है और ये बात आपको भी मालूम हो चुकी होगी। भारतीय मेजर आगे को होकर फाइल पर झुक गया और फाइल पर नज़रें जमाते हुए बोला, मगर यहाँ तो लिखा है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो और बड़े ख़तरनाक जासूस हो।
नंबर 1, तुमने भोपाल बम्बई लाइन पर फौजी असले की गाड़ी को धमाके से उड़ाया। नंबर 2, तुमने द्वारका के मिलिट्री म्यूनिशन डिपो को तबाह किया। नंबर 3, तुमने राजस्थान में हमारे ज़ेर ज़मीन एटमी प्रोग्राम के रिएक्टर को उड़ा दिया। और नंबर 4, तुमने हमारे श्रीनगर वाले फौजी कैंप को म्यूनिशन डब में धमाका किया, जिससे हमारा कैंप तबाह हुआ और हमारे सैकड़ों फौजी हलाक हो गया। वह फाइल पर अपना हाथ रखकर मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। क्या तुम इससे इनकार करते हो? मैंने कहा, यह रिपोर्ट झूठी है। मेरा इन कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय मेजर ने फाइल का एक सफ़ा उलट कर उसे मेरे सामने रख दिया। फाइल में मेरी तस्वीर लगी थी। यह वही तस्वीर थी जो अमृतसर की जेल में उतारी गई थी। मैंने तस्वीर को देखा और कहा, यह तस्वीर मेरी ज़रूर है, मगर इन तकरीबी कार्रवाइयों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये तस्वीर मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ से लेकर लगा दी है। भारतीय मेजर के होंठों पर बड़ी मैनीखेज मुस्कुराहट थी। उसने फाइल के 2-3 सफ़े उल्टे और एक सफ़ा मेरे आगे करते हुए कहा, इस तस्वीर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फाइल के सफ़े के कोने में मेरी एक ऐसी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर लगी हुई थी, जिस पर मेरा हुलिया हिंदू साधु जैसा था। माथे पर तिलक की 3 लकीरें थीं, छोटी छोटी दाढ़ी थी, गले में मोटे मनकों की माला थी। मुझे याद आ गया, यह उस ज़माने की तस्वीर थी जब मैं जैन धर्म के साधु के बहरों में अहमदाबाद में राह के इंचार्ज के बंगले में मुकीम था और उसकी बेटी मीनाकशी के जरिए भारतीय खुफिया एजेंसी राह के पाकिस्तान दुश्मन राज हासिल कर रहा था और जहां से मुझे मेरा राज खुल जाने पर फरार होना पड़ा था। मैंने कहा, यह तस्वीर मेरी नहीं है, किसी मेरी जैसी शक्ल के साधु की तस्वीर लगा दी गई है। भारतीय मेजर ने फाइल बंद कर दिया और फाइल पर हाथ रख कर मेरी तरफ झुककर बोला, तुम जानते हो कि ये तस्वीरें तुम्हारी हैं। तुम ये भी जान चुके हो कि हमारी इंटेलिजेंस को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। किसी चीज़ को छुपाने से तुम्हें सिवाय टॉर्चर के कुछ हासिल नहीं होगा। मैं एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर की हैसियत से समझता हूँ कि तुमने जो कुछ किया तुम्हें एक कमांडो सिपाही की हैसियत से यही करना चाहिए था। यह तुम्हारी खुशकिस्मती है कि इस ओहदे पर मैं मेजर दीवान चंद तैनात हूँ। मेरी जगह अगर कोई दूसरा फौजी अफसर होता तो वो कमरे में दाखिल होते ही तुम पर घोंसों और ठुड्डों की बारिश कर देता और तुम इस वक्त लहूलुहान होकर फर्श पर पड़े होते। लेकिन मैं इंसाफ पसंद फौजी अफसर हूँ। मैंने तुमसे बेहतर सलूक किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे ताउन करो। मैंने पूछा, आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? मेजर दीवान चंद कुर्सी छोड़कर आतिशदान के पास चला गया। उसकी पुश्त आतिशदान की तरफ थी। सिगरेट उसके मुंह में सुलग रहा था। उसने सिगरेट मुंह से निकालकर हाथ में पकड़ा और मेरे करीब आकर मेज़ पर इस तरह बैठ गया कि उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आ गया था। बड़ी धीमी आवाज़ में कहने लगा, मैं तुमसे तुम्हारी पिछली तकरीबी कार्रवाइयों का हिसाब नहीं मांगूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि राजस्थान, अहमदाबाद और दिल्ली में तुम किन लोगों के पास ठहरे हुए थे। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि शिमले में तुम्हारा हाइड आउट कहाँ था, तुमने ब्रिगेडियर साहब की बेटी को कहाँ रखा था और शिमले में तुम्हारे कौन कौन से साथी किन किन जगहों पर काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपने तौर पर यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुमने हमें अपने कमांडो साथियों के नाम और ठिकाने बता दिए और वो हमारी तहवील में आ गया तो मैं खुद तुम्हें अपनी हिफाजत में इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा कर पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। मैं दिल में हंस रहा था। इस भर्ती मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर को ये तो सब कुछ मालूम हो गया था कि मैंने पाकिस्तानी कमांडो की हैसियत से कमांडो एक्शन के जरिए कहाँ कहाँ इन लोगों को शदीद नुकसान पहुँचे है, लेकिन इसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि जिस कमांडो से वो ये सारी बातें कर रहा है वो किस मिट्टी का बना हुआ है और वो कुव्वत यलगार यानी अटैक और कुव्वत मुदाफ़त की किस कदर हैरत अंगेज सलाहियतों का मालिक है। मैंने बड़े सुकून के साथ कहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अपने हुर्रियत परस्त साथियों के बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे शिमले में उस खुफिया हाइड आउट से वाकफियत नहीं है जहाँ हमने ब्रिगेडियर मुखर्जी की बेटी को अगवा करने के बाद छुपाया था। मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि इस बारे में मेरी ज़बान बंद है। मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मुझसे मेरे साथी हुर्रियत परस्तों के नाम और ठिकाने मालूम करने के सिलसिले में आपके सारे हरबे नाकाम हो जाएंगे। मेजर दीवान चंद मेज के किनारे पर से उठा और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सिगरेट एस्ट्रे में मसल कर कहने लगा, ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो
तो मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले करने पर मजबूर हूँ जो तुमसे ये सारे राज उगलवाने में शायद 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसने मेज पर रखी घंटी बजी। मिलिट्री पुलिस के वही 2 फौजी जवान अंदर आ गए। मेजर ने कहा, इसे वापस ले जाओ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और लाकर फिर उसी ठंडे बंद कमरे में डाल दिया। मैं लोहे के पलंग पर चुपचाप बैठ गया। मैंने कंबल घुटनों पर कर लिया और सोचने लगा कि मुझ पर टॉर्चर और गैर इंसानी अजीतों का दरवाज़ा खुलने वाला है। मुझे अभी से इसकी तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। इसके लिए सांस की कुछ मशकें थीं जो मुझे मेरे होशिंगाबाद ट्रेनिंग सेंटर वाले कमांडो उस्ताद ने बताई थीं। इन वर्षों से टॉर्चर की तकलीफ गायब नहीं होती थी। सिर्फ इतना होता था कि तरबियत याफ्ता कमांडो उसको मर्दाना वार बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता था। इनमें सबसे अहम वर्जिश सांस को अंदर खींचकर ज़्यादा से ज़्यादा रोकने और फिर मुंह के रास्ते सांस को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालने की थी। आपको पढ़ने सुनने में यह वर्जिश बड़ी आसान लगेगी, लेकिन यह वर्जिश सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कभी आप इसे करके देखें। आप ज़ोर से भरपूर सांस अंदर को खींचकर नाक मुंह बंद कर लें। कोशिश करें कि जो हवा आपके फेफड़ों में गई है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखें। उस हवा में जो ऑक्सीजन होगी उसे आपके फेफड़े जज़ब करके खून के हवाले कर देंगे। 1 मिनट के बाद आपको दम घुटता हुआ महसूस होगा। आंखों में अंधेरा सा छाने लगेगा। आप जल्दी से मुंह खोल देंगे। ताज़ा सांस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सांस तेज हो गया है। आप इस तरह हाँफने लगेंगे जैसे आप दौड़ लगा कर रहे हैं। आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे। बस यही वो लम्हात होते हैं जिसके लिए कमांडो को तरबियत दी जाती है। उस वक्त कमांडो को अपने सांस पर काबू पाना होता है। उस वक्त तेज तेज सांस लेने की बजाय उसे फ़ौरन सांस अंदर खींचकर ताज़ा हवा को फेफड़ों में भरकर मुंह नाक बंद कर लेने होते हैं। इसलिए हमें सांस बाहर को आने के लिए सख्त जिद्दोजहद करेगा, लेकिन हमें सांस को ज़्यादा से ज़्यादा देर अपने सीने में बंद रखना होगा। जब आंखों के आगे तारे नाचने लगें तो सांस को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना होगा। जो आप तजर्बा करके देखें, बहुत मुश्किल काम होगा। इसी तरह हर बार ये मशक करनी होगी। इससे क्या होता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इससे क्या होता है। इसकी वजह यह है कि हमने अभी अपने सांस पर गौर ही नहीं किया कि हम ये क्या कर रहे हैं। और इस सांस के ज़रिए जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है वो अंदर जाकर क्या करती है। यकीन करें, हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो ठीक तरह से सांस लेना नहीं जानते। सांस लेते वक्त हमारे फेफड़ों में पूरी हवा नहीं जाती। हमारे फेफड़ों का ज़्यादा हिस्सा सिकुड़ा हुआ रह जाता है और वहाँ तक ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुँचती। हम फेफड़ों के ऊपर ऊपर सांस खींचकर बाहर निकाल देते हैं। यूँ हम अपने फेफड़ों और अपने जिस्म को उस ऑक्सीजन से महरूम कर देते हैं जिसका हर सांस के साथ हमारे जिस्म के कोने कोने तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हिंदू जोगियों ने इस फन में बड़ी महारत हासिल की है। याद रखें, जो हवा हम सिगरेट, सिगार या पाइप के तंबाकू के साथ कश लगाते वक्त अपने फेफड़ों में दाखिल करते हैं, उस हवा की ऑक्सीजन में निकोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा शामिल हो जाता है। उसकी ऑक्सीजन भी सेहत के लिए मुज़र हो जाती है। यही वजह है कि कमांडो ट्रेनिंग के आगाज़ में अगर किसी कमांडो कैडेट को सिगरेट की आदत होती है तो सबसे पहले उसके सिगरेट छुड़वाए जाते हैं, क्योंकि सिगरेट पाइप या सिगार के कश के साथ हवा फेफड़ों में दाखिल करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दूध में थोड़ा सा जहर मिलाकर पी रहे हों। यहाँ मैं अपने पाकिस्तानी नौजवानों को ख़ास तौर पर हिदायत करूँगा, बल्कि एक तरबियत याफ्ता कमांडो इंस्ट्रक्टर की हैसियत से हुक्म दूँगा कि वो अपने आप को सिगरेट और शराब जैसी कातिल चीज़ों से हमेशा दूर रखें। ऐसी जगहों पर ना बैठें जहाँ लोग सिगरेट या शराब पी रहे हों, क्योंकि वो मेरे वतन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान के सिपाही हैं। उन पर वतन पाक के तहफ़्फ़ुज़ की भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान हमारा वो वतन है जिसकी खातिर हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं कि उनकी मिसाल तारीख़ आलम में कहीं नहीं मिलती। हमारे नौजवानों को इन कुर्बानियों की मिसाल को हमेशा अपने सामने रखना है और एक पाकिस्तानी ज़िम्मेदार शहरी, बहादुर, वतन परस्त सिपाही और दिलेर और जांबाज कमांडो बनकर दुश्मन के खिलाफ सीसा पलई दीवार साबित होना है और अपने वतन पाक की हिफाजत करनी है। ये कोई नसीहत नहीं है कि चाहे हमारी नई नस्ल को नौजवान माने या चाहे ना माने, यह उनका एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते फ़र्ज़ है और उन्हें अपना फ़र्ज़ इस तरह निभाना है जिस तरह ज़िंदा और आज़ाद कौमें अपना कौमी फ़र्ज़ निभाया करती हैं। याद रखें, कौमों की आलमी तारीख़ गवाह है, सिर्फ वही कौमें इज़्ज़त व आबरू से ज़िंदा व पाइंदा रहकर तरक्की करती हैं
जो अपने कौमी फ़र्ज़ को दियानतदारियत और सरफरोशी से निभाती हैं। जो ऐसा नहीं करती हैं, तारीख शायद है कि वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा चलाती हैं और उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। हम मुसलमान हैं, खुदा का शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं। कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें। कुरान पाक हमें यही दर्ज देता है कि खुदा सिर्फ उस कौम की मदद करता है जो अपनी मदद आप करती हैं। मैं अपनी दास्तान कमांडो बयान करते करते कभी कभी अपने मौजू से हट जाता हूँ। कुछ लोग शायद ये कहें कि मैं जज्बात की रूह में बह जाता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अक्ल फरासत की जद में बह जाता हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे इस हकीकत से शदीद एहसास है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मुसलमान पैदा करके मुझे कितना बड़ा इफ्तिखार अता किया है। हमें ऐसे इफ्तिखार को अपनी जान देकर भी हर हालत में कायम रखना है। मैं हर कलमा गो को भाई समझता हूँ, ख्वाह वो अंग्रेज़ी बोलता हो, सिंधी बोलता हो, उर्दू बोलता हो, पश्तो बोलता हो, बलोची बोलता हो। याद रखें, ज़बान सिर्फ हलक तक ही होती है, उसके नीचे कोई ज़बान नहीं होती है। कभी अपने सिंधी, पठान, बलोची, पंजाबी मुसलमान भाई को अस्सलाम वालेकुम कहकर खुले और गैर मुनाफिक दिल से गले लगा कर देखें। आपके सीने में रोशनी के धारे बहने लगेंगे। आपको महसूस होगा कि आप में इतनी ताकत पैदा हो गई है कि आप अपने रास्ते में आए हुए बादल के बड़े से बड़े पहाड़ को अपनी एक ही ज़रब से पाँच पाँच कर सकते हैं। मैं दिल पर हाथ रख कर कहता हूँ कि मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, ये कोई जज्बाती अल्फाज नहीं है। मैं आपको एक ऐसी ताकत से रोशनास कराना चाहता हूँ जो आपके अंदर मौजूद है। मैं आप ही का बेशकीमत ख़जाना खोल कर आपको दिखा रहा हूँ। कैसी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि हम इस दौलत से महरूम हैं जो हमारी जेब में है। मुझे मिलिट्री पुलिस वापस कमरे में बंद कर गई थी। इसके बाद मुझे वहाँ से कहीं नहीं ले जाया गया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि अभी मुझे किसी टॉर्चर सेल में ले जाकर टॉर्चर का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा, मगर ऐसा न हुआ। दोपहर को मुझे 2 चपातियाँ और थोड़ी सी दाल खाने को दी गई। शाम हो गई, किसी ने मुझसे आकर कुछ न पूछा। मेरा तजर्बा यही कह रहा था कि ये लोग मुझे किसी बड़े टॉर्चरिंग सेंटर पर ले जाने वाले हैं।